हेलो दोस्तों, आज बात राजस्थान रॉयल्स की। और राजस्थान रॉयल्स की टीम की एक यूएसपी रही है कि ये टीम बड़े बड़े नामों पर डिपेंड नहीं करती। हमेशा अच्छा इमर्जिंग टैलेंट इनके पास होता है और इसको इस बार और आगे लेकर के गए। इस बार और बेहतर इमर्जिंग प्लेयर्स ये लेकर के आए हैं। इनमें सबसे पहले अमन राव की बात करें, आप जब भी इनको बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार वाओ, व्हाट अ बैट्समैन। क्योंकि जो एलिगेंस इनकी बल्लेबाजी में है, जो टाइम इनके पास है, जिस तरह से चौके छक्के लगाते हैं, बहुत ही कमाल का प्लेयर। इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ एक इन्होंने बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी। वो टैलेंट दिख रहा था, लेकिन उस टैलेंट को परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट किया इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में, जहां पर इन्होंने 200 रन की पारी खेली। और खास बात क्या थी कि एक्सेलरेशन बहुत कमाल का था। पहले उस पारी में बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद जो चौके छक्के लगाए, जिस तरह से ये खेले, अपने आप में बहुत कमाल था। उसके बाद यशराज पुंजा, बहुत कमाल की स्टोरी है। बेंगलुरु में राजस्थान रॉयल्स का कैंप लगा हुआ था, यूएई में रहते थे, वहाँ अपनी क्रिकेट खेलते थे, वहाँ आते हैं, वहाँ से नेट बॉलर बनते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम के। और मात्र 19 साल की उम्र में ये राजस्थान रॉयल्स को इस बार रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। रवि सिंह बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, रेलवेज के लिए खेलते हैं इसलिए इतना ज़्यादा नोटिस नहीं हो डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन जैसा सीजन उनका गया इस बार, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, हर जगह कमाल की परफॉर्मेंस, इवन इन रेड बॉल क्रिकेट। और 4 नंबर मिडिल ऑर्डर में जिस स्ट्राइक रेट के साथ, जिस इम्पैक्ट के साथ वो खेले ना, बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने इस बार पीछे छोड़ दिया। तो मिडिल ऑर्डर में बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स के पास। फिर ब्रजेश शर्मा, बंगाल प्रो टी20 लीग में कमाल की परफॉर्मेंस रही। स्लोअर वंस कटर्स बहुत अच्छी डालते हैं, बेसिकली तो जम्मू एंड कश्मीर से हैं, बट ये बंगाल में खेल रहे थे इस बार। सुशांत मिश्रा जैसी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग आपको इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिख रही थी। और झारखंड की टीम चैंपियन बनी तो उनकी बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गई, जिसमें आप देखिए नई गेंद आके वो स्विंग कराएंगे, डेथ ओवर्स में वो यॉर्कर, स्लोअर वंस कटर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। फिर विघ्नेश पुथुर तो खैर चलो, मुंबई इंडियंस ने पहले ही उनको अपने स्क्वाड में शामिल किया था, तो वो टैलेंट और सब चीजें पहले दिख गई थी, लेकिन उनको भी इन्होंने ऐड कर लिया इस बार अपने स्क्वाड में। पुराने प्लेयर कुलदीप सेन देखो इसमें पहले से हैं, वैभव सूर्यवंशी, मतलब उनके टैलेंट से तो अब हर कोई वाकिफ ही है। ध्रुव जोरेल, रियान पराग, यशस्वी जायसवाल, ये सब पुराने प्लेयर हैं जो राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है काफ़ी पहले अपने स्क्वाड में शामिल कर चुकी है। और इस बार कुछ बड़े बड़े नाम भी जो इंडियन क्रिकेट में बड़े नाम बन चुके हैं उनको भी लेके आ गए, जैसे रवि बिश्नोई हो गए। रविंद्र जडेजा कितना यूटिलाइज होंगे ये देखना रहेगा, बट एटलीस्ट एक पुराना कनेक्शन था तो उनको इन्होंने शामिल किया। सैम करन अब इंजरी की वजह से नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उसका नुकसान बहुत होगा राजस्थान रॉयल्स की टीम को। बैलेंस बिगड़ सकता है क्योंकि आपके पास अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है तो उससे थोड़ी दिक्कतें टीम को आएंगी। उसके बाद जो प्रेटोरियस हैं, साउथ अफ्रीकन यंगस्टर, टेस्ट क्रिकेट में रिसेंटली उन्होंने 100 भी बनाया था, वो भी बड़े टैलेंटेड है। मात्र 19 साल का प्लेयर देखने लायक रहेगा। डेनवन फरेरा को ट्रेड करके लाए हैं तो फिनिशिंग में इनको प्लेयर चाहिए होंगे, वो एक चीज़ है। फिर उसके अलावा अगर आप देखो जो वेटरन है, आप सिमरन हेटमायर की बात करेंगे, लगातार अच्छा कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर है, संदीप शर्मा है, तो ये कोर प्लेयर है, इस टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। अब इस टीम की 11 कैसे बनेगी, क्योंकि टैलेंट तो इन्होंने बहुत अच्छा इकट्ठा कर लिया। और जैसा मैंने कहा कि ऐसा टैलेंट किसी और टीम में आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन उन सबको मैनेज करना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स के स्लॉट एकदम फिक्स हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इस टीम में। और यंगस्टर्स को अगर आप डिफिकल्ट रोल देंगे तो शायद उनके लिए उतना आसान नहीं बनेगा। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी होती है, बट एक यंगस्टर हमेशा ये चाहता है कि उसको उसके कंफर्ट जोन में जाके खेलने का मौका मिले तो उसका बेस्ट निकलता है। आपने हमेशा देखा है कि नीचे डाउन द ऑर्डर सीनियर प्लेयर्स रहते हैं और यंगस्टर्स को बोलते हैं कि गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो वो वाली चीज़ जब रहती है टीम के साथ तो ज़्यादा बेटर आउटकम आपको निकलते हुए दिखता है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फिक्स नजर आती हैं, जिसमें यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपन करेंगे, ये चेंज नहीं होने वाला। और दोनों लेफ्ट हैंडर आपको दिखेंगे टॉप ऑफ द ऑर्डर, ये एक चीज़ रहेगी। बेहतर होता कि कहीं अमन राव ओपन कर पाते एक एंड से, लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह की रेपुटेशन बन गई है, आप चेंज कर ही नहीं सकते, आपको जाना ही पड़ेगा उन दोनों प्लेयर्स के साथ। और अमन राव को आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा उस केस में। क्या अमन राव को 3 नंबर खिलाया जा सकता है? 3 नंबर भी खिलाना मुश्किल होगा, क्योंकि रियान पराग हैं, ध्रुव जोरेल हैं, बाकी प्लेयर हैं जो टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करना प्रेफर करेंगे। बट देखो, मेरे से अगर आप पूछो ना 3 नंबर आपको किसको खिलाना चाहिए, आई विल से कि आप ध्रुव जोरेल को खिलाओ, क्योंकि सॉलिड बैट्समैन है, टेम्परामेंट थोड़ा सा अलग तरह का है, गेम चला भी सकते हैं। नीचे 6 नंबर अभी तक उतनी यूटिलिटी नहीं रही। एक सीजन जरूर उन्होंने अच्छा किया, बट मैं समझता हूँ कि अगर ध्रुव जोरेल का टी20 क्रिकेट में बेस्ट आएगा तो शायद नंबर 3 पर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास शॉट्स मेकिंग एबिलिटी नहीं है, लेकिन बॉल बंद से आके बड़े शॉट लगाना एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज होती है, जो अभी उतना यूज टू नहीं है। अगर उनको टॉप ऑर्डर मिले तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अब रियान पराग भी 3 नंबर बल्लेबाजी करना प्रेफर करते हैं, पिछले सीजन उन्होंने की भी थी कुछ मैचों में, कप्तानी भी करेंगे। एक रविंद्र जडेजा भी ऐसे प्लेयर हैं जिनको 8 नंबर पर खिला के आप बल्लेबाजी में कुछ नहीं निकाल पाएंगे।
अगर आपको उनकी बल्लेबाजी से कुछ निकालना है तो आप उनको टॉप 3-4 में बल्लेबाजी कराएं। इससे नीचे कराएंगे तो फिर खाना पूर्ति के लिए एक बैट्समैन आपके पास जरूर रहेगा। हाँ, कभी कभार प्रेशर सिचुएशन में कुछ रन बनाने हैं तो एक डिफरेंट चीज हो जाती है, तो वो यूटिलिटी जरूर रहेगी। बट रविंद्र जडेजा के साथ दिक्कत यह है कि आके बॉल बंद से बड़ा शॉट लगाना, जो कि 8 नंबर की पोजीशन पर डिमांड होती है, वो एक चैलेंजिंग चीज है। फिर अमन राव को क्या 3 नंबर खिलाया जा सकता है, वो एक चॉइस हो सकती है कि अमन राव को आप 3 नंबर खिला सकते हैं, तो वो रहेगा। बट आई थिंक आई विल गो विद ध्रुव जोरेल, जिनको आप 3 नंबर खिलाएं, क्योंकि इस टीम में ना लेफ्ट हैंडर भी बहुत है, तो आपको बीच में राइट हैंडर डालना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद 4 नंबर की पोजीशन के हिसाब से आपको रियान पराग को खिलाना चाहिए, क्योंकि वैसे मैं रवि सिंह को इसमें खिलाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 4 नंबर उनको सूट भी करता है, और 4 नंबर पर आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर प्लेयर इस वक्त इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई और मौजूद है। टी20 क्रिकेट की स्पेसिफिकली बात करो, क्योंकि इस लड़के का ना टेम्परामेंट भी बहुत कमाल का है, शॉट्स मेकिंग एबिलिटी भी बहुत कमाल की है, और बहुत जबरदस्त कंसिस्टेंसी मेंटेन करके दिखाई इसने डोमेस्टिक क्रिकेट में। चाहे वो यूपी टी20 लीग हो, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी हो, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, कहीं भी हो, शॉट्स मेकिंग एबिलिटी, जो स्ट्राइक रेट, कंसिस्टेंसी, इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन ना बड़ा रेयर है। बट रवि सिंह को अगर 4 नंबर आप खिला लेंगे, फिर रियान पराग का क्या होगा? तो रियान पराग कहाँ खेलेंगे? और वो कप्तान है, वो 4 से नीचे मुझे नहीं लगता है कि जाना चाहेंगे, और वो 4 से नीचे मान लीजिए अगर 5 जाते हैं तो फिर सिमरन हेटमायर भी और नीचे चले जाएंगे। जैसी फॉर्म सिमरन हेटमायर की रही है, तो सिमरन हेटमायर जो वेस्ट इंडीज के लिए खेल रहे थे, वहां तो 3 नंबर खेल रहे थे। अब यहाँ भी चाहेंगे कि यार मेरे को 3 नंबर खेलने का मौका मिले, तो मैं फिर जो झंडे मैंने टी20 वर्ल्ड कप में गाड़े, वो यहाँ भी गाड़ के दिखा सकता हूँ। अब सारे के सारे इस टीम में टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। फिनिशर में आपको सिमरन हेटमायर को नंबर 5 की पोजीशन पर डालना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। आप 4 नंबर रियान पराग को, 5 नंबर सिमरन हेटमायर को डालिए, उसके बाद 6 नंबर आपको डेनवन फरेरा को लाना पड़ेगा। फिनिशर के रोल में आप डेनवन फरेरा को लेके आइए, वो आपको ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी देंगे। और आई थिंक इंडियन फिनिशर में जाएं तो इनके पास एक शुभम दुबे का ऑप्शन रहेगा, जिनको अगर चाहें तो नंबर 7 पर बल्लेबाजी करवा सकते हैं। बट इनके लिए पता क्रूशल क्या रहेगा कि ये इम्पैक्ट प्लेयर कैसे इस्तेमाल करते हैं। रवि सिंह, शुभम जो है वो, और ये 2-3 प्लेयर हैं, इनको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोर बैट्समैन जो है ना वही खेलें, और बल्लेबाज जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 8 नंबर तक जरूरत पड़े तो आप डाउन द ऑर्डर आके उनको खिला सकते हैं। और ये जो यंग बैट्समैन है, ऐसा नहीं है कि नीचे खेल नहीं सकते, खेल सकते हैं, फिर आप उनसे वैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करिए कि आपके लिए बड़े रन बना के देंगे। हाँ, कैमियोज खेल के दिखा देंगे, चाहे वो रवि सिंह हो, चाहे अमन राव हो, नीचे जरूरत पड़ने पर वो 7-8 नंबर की पोजीशन अगर आप उनको देंगे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, तो वहां पर भी वो खेल के दिखा सकते हैं। तो 5 आई थिंक सिमरन हेटमायर, 6 डेनवन फरेरा हो जाते हैं। 7 नंबर आप इम्पैक्ट प्लेयर लाएंगे, जब जिसको जरूरत पड़े उस हिसाब से आप उसको खिला सकते हैं। 8 नंबर जो है वो रविंद्र जडेजा हो जाते हैं। 9 नंबर जो है वो रवि बिश्नोई हो जाते हैं। अब स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड सा फील होगा आपको, ऑप्शंस हैं इनके पास, ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं है। रवि बिश्नोई हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, डेनवन फरेरा भी ऑफ स्पिन करते हैं, और जो मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट वाली ऑफ स्पिन है वो आप उनसे देखते हैं। रियान पराग भी ऑफ स्पिन कर सकते हैं, तो ऑप्शंस हैं, बट ओवरऑल क्वालिटी, विकेट टेकिंग स्पिनर कहाँ है, वो लैक करेंगे। रवि बिश्नोई भी इकोनॉमिकल ज्यादा रहते हैं, विकेट कम निकालते हैं, तो विकेट टेकिंग स्पिनर जो है वो लैक करेंगे। फिर जोफ्रा आर्चर नंबर 10 की पोजीशन पर, फॉर्म जैसी रही है, कंसर्न होंगे राजस्थान रॉयल्स के लोग कि जोफ्रा आर्चर इस बार किस तरह से परफॉर्म करेंगे। बैकअप में एडम मिलने हैं, कोयना मकपाका हैं, शायद मकपाका के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, वो एक चीज जरूर उनके साथ ऐड होती है। बट एडम मिलने आई थिंक डिसेंट बैकअप है, नॉट की बेस्ट बट डिसेंट बैकअप मैं कहूंगा। नांद्रे बर्गर को तो आपको खिलाना पड़ेगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से कंसिस्टेंट खेलने चाहिए थे इस टीम में, पिछले सीजन भी थे, बट उतना मौका उनको नहीं मिल पाया। हालांकि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में भी कहीं खो गए हैं, अब उनका भी देखना पड़ेगा कि करंट फॉर्म कैसी है, परफॉर्मेंस वगैरह उनकी कैसी होती है। और फिर संदीप शर्मा रहने वाले हैं 11वें प्लेयर इस टीम में, तो ये इनकी टीम बन जाती है। अब इस टीम में आप देखो तो इंडियन फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस कई सारे हैं, बट वो खेल नहीं पाएंगे। युद्धवीर सिंह इस टीम में है, कुलदीप सेन इस टीम में है, तुषार देशपांडे इस टीम में है, ब्रजेश शर्मा है, सुशांत मिश्रा है। तो इनको जो मैं 7 नंबर की पोजीशन पे कह रहा था ना कि इंडियन बैट्समैन खिलाना चाहिए, वो जरूरत पड़ने पर ही खिलाएं, अगर जरूरत नहीं है तो इंडियन फास्ट बॉलर का इस्तेमाल करें, चाहे वो युद्धवीर को खिलाएं, चाहे वो कुलदीप सेन को खिलाएं, चाहे तुषार देशपांडे खिलाएं, चाहे ब्रजेश शर्मा खिलाएं, चाहे सुशांत मिश्रा खिलाएं, किसी को भी खिला सकते हैं। आई थिंक सारे अच्छे स्पिनर हैं अपने अपने रोल में। अगर नई गेंद करवानी है तो आप युद्धवीर सिंह और सुशांत के साथ जा सकते हैं। हालांकि सुशांत ने तो मिडिल ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी की है, और आपको डेथ ओवर्स चाहिए तो ब्रजेश शर्मा के साथ, क्योंकि स्लोअर वंस कटर्स जो है वो काफी अच्छी डालते हैं। कुलदीप सेन भी मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, अपनी एक्स्ट्रा पेस से जो है वो डिफरेंस डाल सकते हैं।
हाँ, कभी आपको एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए, विकेट टेकिंग स्पिनर चाहिए तो विघ्नेश पुधूर के पास भी जा सकते हैं। वो भी एक चॉइस रहेगी इनके पास, तो ऑप्शंस हैं। बट ये जो इम्पैक्ट प्लेयर है ना, इनको ये बहुत सेंसिबली यूज करना पड़ेगा, तभी इनका बैलेंस बन पाएगा। अदरवाइज इनको ना बैलेंस बनाना मुश्किल होगा अगर इन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर सेंसिबली यूज नहीं किया। तो फिर आप देखेंगे कि इनके बॉलिंग के ऑप्शंस जो है वो बहुत ही लिमिटेड रह जाएंगे। तो जो टैलेंट दिख रहा है ना ऑन पेपर, उसको मैनेज करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ओपनर्स बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं, बट वही सेम चीज है कि यार ये बैटिंग ऑर्डर मैनेज कैसे होगा। और एक और कमजोरी इस टीम में आपको दिखेगी कि लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे हैं, राइट हैंडर्स की कमी है। तो इस वजह से भी आप देखिए डेनवर फरेरा को आप प्रेफर कर रहे हैं, ध्रुव जोरे, रियान पराग बैटिंग ऑर्डर में ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर नहीं जाए ना तो 4-4, 5-5 लेफ्ट हैंडर सीक्वेंस में आ जाएंगे, तो वहां पर आपकी टीम फंस सकती है। फिनिशिंग में सिमरन हेटमायर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, चाहे वो शुभम हो, चाहे वो डेनवन फरेरा हो, ये सब उतने वर्ल्ड क्लास या उतने रेपुटेड फिनिशर नहीं है। ठीक है, काम चला सकते हैं आपके लिए। उसके अलावा अगर आप देखो तो इस टीम की कमजोरी क्या है कि जो प्लेयर्स है ना, उनका बेस्ट निकालने के लिए उनकी जो स्पेसिफिक जगह है जहां पर वो कंफर्ट जोन में रहे, उस पर आप उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस टीम में एक चीज मिसिंग है, और आई थिंक जो सैम करन की इंजरी है उससे बहुत बड़ा झटका लगा है। अगर सैम करन रहते तो इनको थोड़ा सा फिनिशर के एलिमेंट में भी एक प्लेयर मिल जाता है, एक बॉलिंग का ऑप्शन भी मिल जाता, तो 4 फास्ट बॉलर भी हो जाते, स्पिनर भी हो जाते, बैलेंस भी बन जाता, फिनिशिंग में भी सब कुछ आ जाता। अब इनको चाहिए सैम करन का अच्छा रिप्लेसमेंट, जो इनके लिए फिनिशर का काम भी कर सके, एक गेंदबाजी का ऑप्शन भी दे दे, क्योंकि फॉरेनर्स इन्होंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए। एक फॉरेनर की जगह इस टीम में बची हुई है, क्योंकि इंडियन टैलेंट बहुत है तो उसका इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। तो ये टैलेंट अगर परफॉर्मेंस में बदल गया तो फिर ये टीम भी बड़ी स्ट्रांग है। और आई थिंक स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा इस टीम के लिए अगर अच्छा करना है कि इस टैलेंट को मैनेज कैसे करेंगे। जो अपने बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको अपफ्रंट यूज करें, वेदर बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, दोनों ही डिपार्टमेंट में इनको वो करना पड़ेगा। और अगर आप देखो जिस तरह से हर साल आप देखते हैं कि राजस्थान रॉयल्स की टीम को कोई उतना रेट नहीं करता, बट हमेशा बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके ये टीम परफॉर्म करती है। आप लोग को क्या लगता है कि इस बार कहां तक पहुंचेगी, क्वालिफाई करेगी, ट्रॉफी जीत सकती है, फाइनल खेल सकती है? कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।